जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आर्मी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर। हमने इसके कुछ सेट्स और कुछ प्रीवियस ईयर पेपर पहले तैयार कर रखे हैं, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ये है आपका राजपूत रेजिमेंट सेंटर का। कब का? ये है आपका 28 फरवरी, इसी साल का 28 फरवरी 2021 का ये पेपर है। ठीक है, कुल 100 मार्क्स का पेपर होता है, 60 मिनट आपको मिलते हैं और 50 क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर है ये। हम कुछ और प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, अप्रोक्स अगर बोलो तो आपको हम कम से कम 15 से 20 प्रीवियस ईयर पेपर सेट कराएंगे आर्मी जीडी का। तो उसके लिए आप बने रहिए, हमेशा आपको मिलता रहेगा प्रीवियस ईयर पेपर। तो ये स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेक्शन जो हमारा जीके का सेक्शन है, 1 से 15 क्वेश्चन तक इसमें है। तो पहले उससे स्टार्ट करते हैं हमारा, जो कि है हमारा विच इज द ओल्डेस्ट वेदा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पहली चीज तो वेद क्या होते हैं? वेद माने, वेद का मतलब वो कैसे नॉलेज। ठीक है, 4 तरह के वेद हैं, ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद जो है वो है आपका ऋग्वेद। वेद मीन्स नॉलेज। ऋग्वेद में कम से कम अगर बताऊं, ऋग्वेद में 1028 तो मंत्र हैं, जिसको आप हिंदी में सूक्त बोलते हो। 10 पार्ट्स हैं, जिसको आप हिंदी में मंडल बोलोगे, और 10,600 वर्सेस हैं, जिसको आप ऋचाएं बोलते हो। सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद। तो इसका आंसर क्या है? ए, ऋग्वेद इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा वेयर डिड द बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश पूछा है, तो पहला उपदेश उन्होंने दिया था, वो दिया था उन्होंने सारनाथ में। ठीक है, कब दिया था? ये इन्होंने 11वीं सदी 11th सेंचुरी में दिया था, सारनाथ, जो कि आपका बोध गया के नॉर्थ में पड़ता है। इसमें बुद्धा ने 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया था, जिसको आप नोबल ट्रुथ बोलते हो, उनके बारे में उन्होंने बताया था। नोबल ट्रुथ के बारे में उपदेश दिया था। तो कहा दिया था? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पे है? बिहार में। तो इसका आंसर क्या है? बी, सारनाथ इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि है हमारा द ब्रह्मो समाज वॉज स्टेबलाइज इन 1828 बाय। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1828 में किसके द्वारा की गई थी? ये करी गई थी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। कब करी गई थी? इसकी स्थापना करी गई थी 20 अगस्त 1828। किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। क्यों की गई थी? इनका इसको स्टेबलाइज करने का मेन रीजन था, जो हमारा हिंदू समाज है, इसमें कई सारी प्रथाएं चलती आ रही हैं जो समाज के लिए सही नहीं है, जैसे कि सती प्रथा, ऐसे ही बाल विवाह और बहुपति, कई सारी चीजें हमारे यहाँ चलती है। तो उसके खिलाफ, ताकि वो खत्म हो सके, उसके लिए इन्होंने ये ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। तो इसका आंसर क्या है? ए, राजा राम मोहन राय इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन, जो कि है हमारा बुलंद दरवाजा वॉज बिल्ड बाय। बात आ रही है बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? बुलंद दरवाजा बनवाया गया था अकबर के द्वारा। ये है एक तरीके से निशानी है किसकी? जब अकबर ने गुजरात पे जीत हासिल करी थी, तो उसकी निशानी के तौर पे ये बनाया गया था बुलंद दरवाजा। और कब बनाया गया था? ये बना था आपका 1572 एडी में। 1572 एडी में बना था ये। यह एक तरीके से मुख्य द्वार है किसका? फतेहपुर की जामा मस्जिद का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? बी, अकबर इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा कुतुब मीनार इज लोकेटेड इन। कुतुब मीनार कहाँ अवस्थित है? कुतुब मीनार आपका दिल्ली में अवस्थित है। ठीक है, ये एक तरह का हेरिटेज साइट है दिल्ली में। किस द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। यह शुरू करवाया गया था काम, बट इसको कंप्लीट करा था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो उनके अगले शासक थे, वो थे इल्तुतमिश, उनके द्वारा कंप्लीट कराया गया था। कब बनाया गया था ये? इसका काम शुरू हुआ था 1192 में। कुतुब मीनार की कुछ खासियत बताऊं तो इसकी जो हाइट है, वो इसकी हाइट जो है कुतुब मीनार की, वो है लगभग 72.5 मीटर की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ए, दिल्ली में कुतुब मीनार। इसका आंसर है ए, दिल्ली। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? भारत के कितने राज्यों में से सबसे पहले तो कर्क रेखा गुजरती है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद फिर हम ऑप्शन देखेंगे। तो कुल भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। उन 8 के नाम मैं आपको बताता हूँ, फिर हम ऑप्शन देखेंगे। मैं लाइन से लेता हूँ, ताकि आपको अगर भारत के नक्शे से याद हो तो ध्यान रख सकते हो। पश्चिम से पूर्व की तरफ देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद आया राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड।
और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल माने पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और लास्ट में जो जिससे गुजरता है वो है मिजोरम। तो ये हमारा पश्चिम से पूर्व की तरफ कर्क रेखा गुजरने वाले राज्य हैं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इनमें से किस स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है? गुजरात से करती है, झारखंड से करती है, असम से नहीं करती, मिजोरम से करती है। तो आंसर क्या है, 1 2 4। तो इसका आंसर क्या है, सी इसका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो इसलिए आपको ये 8 के 8 नाम याद होने चाहिए। अगर आपको 8 के 8 नाम याद है तो ये क्वेश्चन कभी आपके लिए दिक्कत नहीं करेगा। दोबारा रिपीट करता हूँ, नाम क्या क्या है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, आइए बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन जो कि है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? पहली बात तो रबी क्रॉप कौन सी होती है, जिसको आप विंटर क्रॉप भी बोलते हो। कब उगाई जाती है? ये उगाई जाती है, इसका जो सोन पीरियड होता है, उगाने का जो इसका पीरियड होता है वो होता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। ठीक है, और जो इसका कटाई का पीरियड होता है, मतलब जो इसका हार्वेस्ट का पीरियड होता है वो होता है अप्रैल से मई के बीच में। ठीक है, अब देखते हैं इनमें से रबी क्रॉप है कौन सी। जो रबी क्रॉप है वो है मस्टर्ड। मस्टर्ड हमारी रबी क्रॉप है। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसके? एग्जांपल वीट माने गेहूं, चना, ये भी रबी क्रॉप के एग्जांपल। इसका आंसर क्या है, बी, मस्टर्ड इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि है हमारा, ये इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है थोड़ा सा। हाउ मेनी क्रॉपिंग सीजन्स आर फाउंड इन इंडिया? क्या पूछा है, भारत में कितने फसल मौसम पाए जाते हैं? तो बताओ भारत में कितनी तरह की फसलें मतलब मौसम आते हैं? तो 3 तरीके की आती हैं, तीनों के नाम। सबसे पहले जो हमारा आएगा वो आता है खरीफ सीजन। ठीक है, दूसरा जो आता है वो होता है रबी, और तीसरा जो होता है वो होता है जैद। जी, छोटा सीजन होता है, मैं बताता हूँ। खरीफ सीजन क्या होता है? खरीफ सीजन का जो पीरियड होता है वो होता है आपका जून से लेकर अक्टूबर तक का। तो इसका मेरा कहने का मतलब क्या है, जून में उगाई जाती है और अक्टूबर में कटाई हो जाती है। राबी की बात करूंगा तो अक्टूबर के लमसम ये उगाई जाती है और अप्रैल मई में, मतलब मैं बोलूँ मई में ये काट दिया जाता है। अब जो हमारा थोड़ा सा पीरियड बच जाता है मई से लेकर जून तक का, वो पीरियड होता है जैद क्रॉप का, जैद फसल जिसको आप बोलते हो। तो इस तरह की 3 फसलें हैं, ये इनके मैंने आपको पीरियड बता दिया। इसका आंसर क्या है, सी, 3 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि है हमारा, ऑन विच डेट द अर्थ्स पोजीशन इज नियरेस्ट टू द सन? किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे निकट होती है? तो इसका आंसर है हमारी 3 जनवरी को ये एकदम निकट होता है। पर अगर मैं पूछूं सबसे दूर वाला तारीख कौन सा है, तो नियरेस्ट तो आपको पता चल गया, नियरेस्ट क्या है, 3 जनवरी। अब मैं पूछूं आपसे फार्थेस्ट, मतलब सबसे दूर, ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन सूरज पृथ्वी से बहुत दूर होता है? वो है आपका 4 जुलाई। दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो पता होना चाहिए कि ये भी आ सकता है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है, बी, 3 जनवरी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ जो कि है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के बढ़ने से पौधा घर प्रभाव माने ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या है, डी, ऑक्सीजन इसका आंसर हो गया। बाकी जो गैसें हैं सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगर ये बढ़ती हैं, अगर इन्वायरमेंट में इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो इनकी मात्रा बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, टेम्परेचर अपने आप बढ़ने लग जाता है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसका आंसर है डी, ऑक्सीजन। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि है हमारा, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सबसे अच्छा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर पहले तो आप खुद सोच लो क्या इसका आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे भारत के पहले गृह मंत्री थे। इनको आप आयरन मैन के नाम से भी जानते हो। इनका रोल कितना अच्छा था, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे ताल्लुक थे, मतलब जो चाहते नहीं थे कि हम भारत में जुड़े या पाकिस्तान में जुड़े या अलग रहें, वो डाउट में थे। तो उन सबको साथ में लाने का काम जिस बंदे ने किया था वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए इनको आयरन मैन भी बोलते हैं। यूनिटी इन्होंने करी थी, पूरे इंडिया को सबको लेकर आए थे, हर एक छोटे-छोटे हिस्से को इन्होंने इंडिया में जोड़ा था। तो यही थे भारत के पहले गृह मंत्री। चलिए बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं मैं उनकी तरफ आपको बताता हूँ। अगर आपसे पूछे बाबू जगजीवन राम जी क्या थे, तो ये थे आपके पहले श्रम मंत्री, माने लेबर मिनिस्टर बोल सकते हो आप इनको। ये आपके पहले लेबर मिनिस्टर थे। फिर पूछूं मोरारजी देसाई, तो मोरारजी देसाई जो थे
ये पहले नॉन कांग्रेस पीएम थे, मतलब पहले ऐसे पीएम जो कांग्रेस से बिलोंग नहीं करते थे। फिर आता है जीबी पंत, गोविंद वल्लभ भाई पंत। ये फर्स्ट सीएम थे कहाँ के? यूपी के। ठीक, तो इसका आंसर क्या था? ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर था। बाकी ऑप्शन मैंने आपको इसलिए बता दिया, बाई चांस ऑप्शन कभी क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट इज द कलर ऑफ द अशोका चक्रा इन द इंडियन ट्राई कलर फ्लैग? भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग क्या है? अशोक चक्र का पूछा है। अशोक चक्र का होता है जो हमारी भारत की 3 पट्टियां होती हैं, केसरी, सफेद और हरा। जो सफेद पट्टी होती है उसमें एक चक्र होता है जो अशोक चक्र होता है। इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है नेवी ब्लू, गहरा नीला। इसके अंदर मैं बताऊं तो इसके अंदर 24 स्पोक्स, 24 तिल्लियां होती हैं जो क्या दिखाती हैं? जो एक तरीके से व्हील ऑफ द लॉ, एक तरीके से कानून का पहिया, एक तरीके से ये दिखाती हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? सी, नेवी ब्लू इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन जो कि हमारा हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। फंडामेंटल राइट्स कितने दिए गए हैं? ये दिए गए हैं 11। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था हमारे आजादी के टाइम पे, तब फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई जिक्र नहीं, मौलिक कर्तव्य कोई जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार आई 1976 में, तो उस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। कितने हैं? 11। इसमें क्या क्या है? जैसे कि आपको हमेशा भाईचारे में रहना है, भारतीय ध्वज की मतलब हमारे तिरंगे की इज्जत करनी है, भारतीय राष्ट्रीय गान, भारतीय राष्ट्रीय गीत, इनकी भी इज्जत करनी है, हमेशा यूनिटी में रहना है। ऐसी चीज आपके, ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो आपको निभाने चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? सी, 11 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा 14 क्वेश्चन व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा को कौन सा हाउस बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपर हाउस। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए कितनी होनी चाहिए? देखिए, राज्यसभा और लोकसभा दोनों अलग अलग चीजें हैं। राज्यसभा को हम बोलते हैं अपर हाउस और जो लोकसभा होती है इसको हम बोलते हैं लोअर हाउस। ठीक है, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग नहीं चुनते हैं, वो हर स्टेट द्वारा उनकी जो एमएलए एमपीज होते हैं वो मिलकर चुनते हैं। जो लोकसभा के एमपीज होते हैं उनको हम लोग चुनते हैं। ठीक, यहाँ पे पूछा है राज्यसभा के लिए मिनिमम एज, तो राज्यसभा के लिए जो मिनिमम एज है वो होती है 30 साल, 30 ईयर्स, और लोकसभा के लिए वो होती है 25 ईयर्स। तो इसका आंसर क्या है? सी, 30 ईयर्स इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप? इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप है? खरीफ की फसल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था खरीफ, राबी, जायदी क्रॉप क्या क्या है, कब से कब तक उगाई जाती हैं, कब इनकी कटाई होती है। तो पूछे खरीफ क्रॉप कौन सी है इनमें से? तो सिंपल है, इनमें से ऑप्शन क्या है? कॉटन, वीट, ग्राम, मस्टर्ड। मैंने आपको उस टाइम पर एग्जाम्पल बताया था जब मैं राबी क्रॉप बता रहा था, तो मस्टर्ड तो राबी क्रॉप थी, ऊपर से मैंने गेहूं और चने का एग्जाम्पल भी लिया था, तो मतलब ये तीनों नहीं, तो ऑप्शन क्या बचा? ए, कॉटन। तो ए कॉटन एक खरीफ क्रॉप है। दोबारा बताता हूँ खरीफ क्रॉप कब उगाई जाती है, कब कटाई होती है। खरीफ क्रॉप मानसून क्रॉप भी बोलते हैं। इसका बुआई का सीजन है जून से जुलाई के बीच में और कटाई का सीजन है अक्टूबर का। ठीक, कॉटन, कॉटन को क्या बोलते हैं? कपास जो होता है इसको तरीके से हम व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है? ए, कॉटन इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन तरफ जो कि हमारा साइंस का सेक्शन, सामान्य विज्ञान। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम? समय की एसआई इकाई क्या है? तो वो होती है सेकंड। हर एक की एसआई यूनिट होती है, जैसे टाइम की, डिस्टेंस की, स्पीड की एसआई यूनिट क्यों मानी जाती है? इसका मतलब है, देखो कई सारे टाइम को हम कई तरीके से नापते हैं, आवर, सेकंड, मिनट, मिली सेकंड, कई तरीके से। तो एक ऐसा होना चाहिए जिससे जो स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए जो सब जगह चले एक तरीके से, तो वो सेकंड है। तो इसका आंसर क्या है? बी, सेकंड इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि है हमारा वन कर्षा इज इक्विवेलेंट टू डैश ग्राम्स? एक कर्ष कितने ग्राम के बराबर होता है? ये होता है 12 ग्राम के बराबर। अब तुम सोचोगे कर्षा क्या होता है, क्या पता कभी ने नहीं सुना होगा उसके बारे में। जो हमारा पहले का काल था, आयुर्वेदिक जो हमारा टाइम था, आयुर्वेदिक मेजरमेंट जो होती है हमारी, उस टाइम पे इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है। एक कर्षा का मतलब होता है 12 ग्राम। ठीक है, आयुर्वेदिक पीरियड में एक तरीके से कर्षा वगैरह मेजरमेंट के मोड्स थे, तो 12 ग्राम इसका आंसर है, सी। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा पास्कल इज अ यूनिट ऑफ, पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल होती है प्रेशर की इकाई। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है कि कितना फोर्स आप लगा रहे हो किसी सरफेस के ऊपर। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रेशर, उसकी यूनिट क्या होती है? पास्कल। तो इसका आंसर क्या है? बी, प्रेशर इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा 19th क्वेश्चन
इज द प्राइमरी कलर, इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग है? तो रेड प्राथमिक रंग है, ग्रीन प्राथमिक रंग है, ब्लू प्राथमिक रंग है। तो मतलब तीनों है, तो ऑल ऑफ डीज इसका आंसर। अच्छा, पहली बात तो प्राइमरी कलर होता क्या है? प्राइमरी कलर वो कलर होता है जो किसी से मिलके ना बना हो, ठीक है। और हमारे पास सिर्फ तीन ही प्राइमरी कलर हैं, और वो तीन कौन कौन से हैं? यही तीन प्राइमरी कलर हैं, रेड ग्रीन ब्लू हमारे प्राइमरी कलर है। इसका आंसर क्या है? डी, ऑल ऑफ इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है आपका, ये स्लाइटली लेसर देन होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। जिसके कारण क्या होता है, जब आपने देखा होगा कि बच्चे जो झूला झूल रहे होते हैं, स्लाइडिंग वाला झूला होता है, बच्चे ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो फ्रिक्शन रुकने वाला होता है वो कम होता है, जिसके कारण बच्चे आराम से नीचे आ जाते हैं, नीचे मतलब स्लाइड करते हो जाते हैं। तो इसका होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसका आंसर क्या है? बी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा विच इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। हमसे क्या पूछा है? लार्जेस्ट बोन, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? वो होती है फीमर, जांग की हड्डी। सबसे लार्जेस्ट भी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? डी, फीमर इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा 22वां क्वेश्चन। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है कहाँ? ये आपकी पाई जाती है लोअर द ब्रेन, मीन्स आप ये पाई जाती है आपके मस्तिष्क के नीचे, मीन्स अंडर द हेड बोल सकते हो, या तो इसको लोअर द ब्रेन भी बोल सकते हो। इसका ऑप्शन अगर आप बोलो तो लोअर द ब्रेन भी बोल सकते हो, एक ही बात होती है। तो वहां पाई जाती है। मेन काम क्या होता है? इट इज इंपॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अदर ग्लैंड्स। मतलब जो और ग्रंथियां होती हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ाना, उनको कंट्रोल करना, उसमें इसका रोल होता है। जिसका आंसर क्या है? ए, मस्तिष्क के नीचे इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा हु अमंग द फॉलोइंग आर एट हायर रिस्क फॉर एनीमिया। निम्नलिखित में से कौन एनीमिया के उच्च जोखिम पे है? वृद्ध व्यक्ति, संतान, प्रेग्नेंट औरत या जानवर? प्रेग्नेंट वुमेन। ऐसा क्यों? सबसे पहला रीजन है प्रेग्नेंट वुमेन क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, जो उनका जो ब्लड होता है वो उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है उनको बहुत ज़्यादा आयरन और विटामिन की जरूरत पड़ जाती है। अगर उनमें से किसी भी चीज़ की कमी होने लगी तो उनको एनीमिया हो सकता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? सी, प्रेग्नेंट वुमेन हाई रिस्क पे होती है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा विटामिन सी डेफिशिएंसी रिजल्ट इन अ डिजीज कॉल्ड। विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्कर्वी। इसमें क्या होता है? स्कर्वी में आपके जो मसूड़े होते हैं उससे खून निकलने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं स्कर्वी। तो इसका आंसर क्या है? ए, स्कर्वी इसका आंसर हो गया। विटामिन सी अगर कमी हो रही है तो उसको पूरा कैसे कर सकते हो? नींबू, संतरा, आंवला, ये चीजें विटामिन सी की कमी को पूरी करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन एकदम जो हमने पिछला क्वेश्चन करा उसका एकदम उल्टा ही है। क्या क्वेश्चन पूछा है? स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। अभी बताया मैंने स्कर्वी किसकी वजह से होते हैं? विटामिन सी की कमी से होता है, जिसका आंसर तो हो गया डी, विटामिन सी। अच्छा, जो बाकी ऑप्शन दिए गए इनकी कमी से तो कोई बीमारी होती है, तो मैं आपको बताता हूँ। विटामिन ए की कमी से जो होता है उसको बोलते हैं हम नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन डी की कमी से जो होता है उसको बोलते हैं रिकेट्स। और विटामिन बी की कमी से जो होता है उसको बोलते हैं बेरी। ये और विटामिन सी से जो स्कर्वी आपने अभी पढ़ी ली है। तो ये 4 तरह की बीमारी आपकी इन 4 विटामिन की कमी से हो सकती है। तो इसका आंसर क्या था? डी, विटामिन सी इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज निमोनिया अफेक्ट। निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये करता है आपके फेफड़ों को। मे बी एक फेफड़े को कर दे या दोनों लंग्स को कर दे, वो किस तरह से फैला उस पर डिपेंड करता है। फैलता किससे? बैक्टीरिया, वायरस, किसी से भी फैल सकता है। होता क्या है इसमें लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग कर जाते हैं, तो ये इसमें होता है। इसका आंसर क्या है? ए, लंग्स इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट टाइप ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन। मानव में किस प्रकार के यूरिया का उत्पादन होता है? आई थिंक क्वेश्चन में थोड़ी गलती है। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे यूरिया कहाँ प्रोड्यूस होता है, व्हाट टाइप नहीं, वेयर यूरिया इज प्रोड्यूस इन ह्यूमन। यहाँ पे थोड़ी गलती है, यहाँ पे वेयर आएगा कि यूरिया कहाँ प्रोड्यूस होता है, कहाँ बनता है। इसको ठीक कर लीजिएगा प्लीज, इसमें क्वेश्चन थोड़ी गलती हो गई है टाइपिंग के टाइम पे। मानव में कहाँ, तो क्वेश्चन है वेयर यूरिया इज प्रोड्यूस इन ह्यूमन, मानव में कहाँ यूरिया का उत्पादन होता है? ये होता है आपका लीवर, यकृत।
लीवर रिस्पॉन्सिबल होता है। कई बार क्या होता है, ये क्या करता है, अमीनो एसिड जो होता है उसको एक कन्वर्ट करता है यूरिया में, ठीक है, और फिर उसको हम बाहर निकाल देते हैं अपनी बॉडी से एज अ वेस्ट। इसका आंसर क्या होता है, ए, लीवर इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि है हमारा, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर रेड ब्लड कॉर्पसेस फाउंड, इसको रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हो। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है, ये होता है आपका बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। बोन मैरो में होता है। आरबीसी का अगर मैं पूछूं ह्यूमन बॉडी में क्या होता है तो मैं बताऊं आपको, तो ये 4 से 5 लाख होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब में आपके जो बॉडी के अंदर एरिया होता है। लाइफलाइन कितनी होती है, जो आपके आरबीसी होते हैं इनकी जो लाइफलाइन होती है वो बहुत कम होती है, 100 से 120 दिन के बीच में इनकी लाइफलाइन होती है। मतलब हर 120 दिन में आपके बॉडी का जो ब्लड है दोबारा बनता है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप किसी को खून दे दो तो आपका खून खत्म हो जाता है, नहीं, 120 दिन बाद तो वैसे भी वो खून खराब हो जाना है, नया खून बनना है। तो अगर आप किसी को अपना ब्लड डोनेट करते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। बट हाँ, कुछ टाइम इंटरवल देना होता है, ऐसा नहीं कि आप हर कुछ टाइम पे दो। एक टाइम इंटरवल फिक्स करो, जैसे कि 120 दिन हो गया तो आप हर 3 महीने पे या हर 6 महीने पे एक बार ब्लड डोनेट कर सकते हो, करना चाहिए, अच्छी चीज़ है। तो आगे बताता हूँ, फॉर्म कहाँ होता है बोन मैरो में। अगर मैं पूछूँ डाई कहाँ होता है, मतलब इन द सेंस खत्म कहाँ होता है, डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, तो वो होता है आपका ये लिवर में, या स्प्लीन बोल लो, वहाँ पे भी खत्म होता है ये। तो इसका आंसर क्या है हमारा, बी, बोन मैरो इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, द ब्लड बैंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, ब्लड बैंक किसको बोलते हैं बॉडी का। ब्लड बैंक का मतलब हो गया कि जहाँ पे आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है। तो डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, डिस्ट्रॉय होता है हमारा स्प्लीन में। तो स्प्लीन ए इसका आंसर हो गया। यहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है, इसको आप ब्लड बैंक इसलिए बोलते हो। तो आगे आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा, डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय, डिप्थीरिया किसके कारण होता है, ये आपका होता है बैक्टीरिया के कारण। किसको ज़्यादा हो सकता है, इसकी ज़्यादा होने के चांसेस, जिन बच्चों की उम्र 2 से 10 साल के बीच में होती है उनको होने का खतरा ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि औरों को नहीं होगा, औरों को भी हो सकता है, बट इनको ज़्यादा खतरा होता है। ये मोस्टली स्टार्ट कहाँ से होता है, मोस्टली नेक से, मतलब कि गर्दन से स्टार्ट होता है, बाकी फिर ये आगे फैलता है। इसका आंसर क्या है, डी, डायप्थीरिया इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा सेक्शन भी जनरल साइंस खत्म होता है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन तरफ, जो कि हमारा मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 31st क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग, इसको हमें हल करना है। तो नॉर्मल है, सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में भी आई थिंक आई एम सॉरी बट यहाँ पे एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, यहाँ पे ये प्लस नहीं है, यहाँ पे ये डिवाइड होगा। प्लीज़ इसको ठीक कर लीजिएगा, मैं इसको दोबारा ठीक से लिख देता हूँ। थोड़ा सा आई थिंक टाइपिंग टीम से मिस्टेक हो गई थी लिखने में, उसके लिए सॉरी, बट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो क्वेश्चन को ठीक कर लीजिएगा और साइड बाय साइड आप भी इसको सॉल्व करिए ताकि प्रैक्टिस आपकी भी अच्छी हो जाए। सिर्फ आप वेरीफाई करिएगा मेरे आंसर से, बाकी आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले जो तरीका होता है बोर्ड मास रूल, सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे, 5 माइनस 5 10 15 डिवाइड पे 5। चलो आगे बढ़ते हैं, इनको सॉल्व करोगे तो 5 माइनस माइनस 5, ठीक। फिर बढ़ते हैं, 10 माइनस, ब्रैकेट में डाल देते हैं, माइनस 10 डिवाइड 5 डिवाइड पे 5 प्लस 5 डिवाइड 5। इसको लिखोगे तो 10 प्लस 10 डिवाइड 5 पट्टे पे 5 प्लस 1। सॉल्व करोगे 10 प्लस 2 बट्टे पे 6, मतलब 12 बट्टे पे 6, आंसर आया 2। तो क्या आंसर है, बी, 2 इसका आंसर हो गया। देखिए कितने आसान तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से आप भी सॉल्व करिए इसको। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा 32वां क्वेश्चन, 0.009 डिवाइड बाई 0.9। सॉल्व करते हैं, 0.009 डिवाइड बाई 0.9। पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट के बाद एक नंबर मतलब मल्टीप्लाई 10, पॉइंट के बाद 3 नंबर मतलब मल्टीप्लाई 1000। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 से 9 कट गया, क्या बचा 1/100 मतलब 0.01। तो आंसर क्या हुआ, डी, 0.01 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि है हमारा 33वां क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 36 मोर देन द फर्स्ट ऑफ दीज नंबर्स, व्हाट इज द मिडिल नंबर। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 36 अधिक है, बीच की संख्या निकालनी है। तो पहले काम करते हैं इस क्वेश्चन में, 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो 3 क्रमागत विषम संख्याएं होंगी उनको हम लेट करते हैं। पहली हो गई x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5, ऑड नंबर है इसलिए मैंने एक एक के गैप पे लिए।
इनको ऐड करिए। इन्होंने बोला इनका योग जो होगा वो क्या होगा, वो पहली संख्या से 36 अधिक होगा। मतलब कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। अब सॉल्व करते हैं। 1 2 3, 3x जमा 5 3 8 और 1 9 बराबर x प्लस 37। 3x माइनस x बराबर 37 माइनस 9, 2x बराबर 28, x की वैल्यू होगी 14। x की वैल्यू 14 तो नंबर क्या हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे 14 प्लस 1 15, 14 प्लस 3 17 और 14 प्लस 5 19। तो हमारा बीच का नंबर क्या है, बीच का नंबर है 17। इसका आंसर क्या है, बी 17 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 6। 10 नंबर्स का जो आपका औसत है वो 6 है। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12 देन द एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ नंबर्स विल बी। 10 संख्याओं का औसत 6 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाता है तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर देता है, बट इसका एक सिंपल सा ट्रिक है। क्या है क्वेश्चन है, 10 नंबर का अगर एवरेज 6 है, अगर मैं 10 के 10 नंबर को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उनका एवरेज तो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 6 को 12 से गुना कर दो। क्या आंसर आया, 72। ये इसका आंसर हो गया, डी इसका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। इसमें किसी ने ऐसे नहीं बोला कि 10 में से 9 नंबर को गुना करना है, एक को नहीं करना, तो हम कुछ और करते हैं इसमें, लेकिन उन्होंने 10 के 10 को गुना कर दिया, मतलब एवरेज भी इसका गुना हो जाएगा। तो ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा 35वां क्वेश्चन। इफ दे रखा है देन द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है हमें, तो करते हैं सॉल्व। क्या कर रहे हैं, 144 बट्टे पे 0.144 इज इक्वल टू 14.4 डिवाइड बाई एक्स। सॉल्व करते हैं। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 14.4 मल्टीप्लाई 0.144 डिवाइड बाय 144। पॉइंट को हटाते हैं, तो पॉइंट हटाया तो मल्टीप्लाई 10 आया 1, पॉइंट को हटाया मल्टीप्लाई 1 2 3 आ गया। ठीक है, 1 से 1 कट गया। नंबर है मेरे पास 144, डिवाइड करना है इसको नीचे 4 जीरो से। इसका मतलब क्या है, 4 नंबर से पहले पॉइंट लगेगा, तो मतलब ये इसका आंसर हो गया 0.0144। तो इसका आंसर क्या है, ए इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ डेसिमल ऑफ 0.001%। भैया करना है इसको एज अ दशमलव में व्यक्त करना है, तो कर देते हैं। सबसे पहले क्या दिया इसने, 0.001% दिया है। परसेंट का मतलब होता है इसको हम 100 डिवाइड करेंगे। पहले से ही 3 से पहले पॉइंट है, 2 और लगा दो, तो पॉइंट पहले कहाँ था, यहाँ। अब 2 नंबर और जोड़ दो, तो यहाँ पॉइंट हो गया। क्या आंसर आया, 0.4 टाइम्स 0 1, मतलब ये इसका आंसर हुआ, डी इसका आंसर हो गया। ठीक समझ में आई। मैंने क्या किया, जो नंबर था उसको 100 डिवाइड करना है, तो 2 नंबर के लिए पॉइंट को 2 नंबर शिफ्ट कर दिया। अगर मल्टीप्लाई होता तो यहाँ शिफ्ट होता है, डिवाइड होता तो यहाँ शिफ्ट होता, तो हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा अच्छा क्वेश्चन है हमारा 37वां क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। If A alone can complete the same work in 10 days, then in how many days can B alone completed work? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, A और B मिलके काम को करते हैं 6 दिन में। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया, एकदम ठीक है। A अकेला उस काम को 10 दिन में कर देता है। हमसे पूछा है अब B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लिखा A प्लस बी मिलकर 6 डेज में करते हैं, A करता है 10 दिन में। मैं ये मानता हूं कि A द्वारा किया गया काम 1 दिन का, ठीक है, वर्क A's वर्क इन 1 डे। 1 दिन में A द्वारा किया गया काम क्या होगा, मैं मान के चलता हूं X। ठीक, इस तरह B द्वारा क्या होगा, मैं मान के चलता हूं B द्वारा हो जाएगा मेरा Y। कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में, अब तक तो नहीं है। अब हमें क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं, अब A और B मिलके 6 दिन में करते हैं। 1 दिन में A और B कितना करते हैं, A प्लस B इन 1 डे, तो ये करेंगे तुम्हारा 1/6। ठीक है, अब बढ़ते हैं। अब क्या है, A प्लस बी बराबर 1/6। ठीक है, A की वैल्यू क्या है, A के बदले मैं लिख दूंगा x प्लस वाई बराबर पे 1/6। x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू मैं ले सकता हूँ 1/10 प्लस में y बराबर 1/6।
मुझे निकालना क्या है, y की वैल्यू। तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 1/6 माइनस 1/10। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा डायरेक्ट 1/15। तो y का कितना, एक दिन में 1/15 रहता है तो कितने दिन लगेंगे, y को लगेंगे 15 डेज। तो इसका आंसर क्या है, डी, 15 डेज का आंसर हो गया। क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में, तो इस क्वेश्चन को दोबारा देख के दोबारा कर लीजिएगा। कुछ कोई दिक्कत लगे, कुछ भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा 38 क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। Monish can cover a certain distance in 1 hour 24 minutes by covering 2/3 of the distance at 4 km per hour and rest at 5 km per hour. Total distances. मोनिश एक निश्चित दूरी को इतने में पूरा करता है, 2/3 दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा से और बाकी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। कुल दूरी निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं ये मान के चलता हूँ कि उसने टोटल टाइम कितना लिया। तो जो मेरे पास टोटल टाइम है वो है 1 घंटा 24 मिनट, जिसको मैं बोल सकता हूँ 84 मिनट। कोई डाउट नहीं है। मैं लेट करता हूँ टोटल डिस्टेंस जो वो ट्रेवल करेंगे वो होगा x, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ d1 जो उसने पहले ट्रेवल किया, कितना 2/3 करा है किसका, टोटल डिस्टेंस मतलब 2/3 ऑफ x। इस केस में उसने कितना स्पीड थी, उसकी स्पीड थी s1 हमारी 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। t1 निकाल लेते हैं। t1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d/s1। d1 क्या है 2/3x, ये क्या है 4। सॉल्व करते हैं, 2/3x मल्टीप्लाई 1/4, कटिंग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा x/6 आवर। क्लियर हुआ यहाँ तक कि x/6 आवर कैसे आया। इसी तरीके से d2 लिखते हैं। d2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, d2 की वैल्यू हो जाएगी, उसने क्या बोला, बाकी टाइम, बाकी जो डिस्टेंस बचा हुआ है, तो 1 माइनस 2/3x। सॉल्व करोगे तो 3x में हो जाएगा तो x बट्टे पे 3 आएगा, ठीक। कोई डाउट तो नहीं। s2 क्या था, इसकी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं t2 निकालना चाहूँगा तो वो हो जाएगा हमारा x/3 बट्टे पे 5। सॉल्व करो, x/3 इंटू पे 1/5 तो कितना हो गया, ये हो गया आपका x/15, ठीक है। t22 आ गया। हमें टोटल टाइम दे रखा कितना, 84 मिनट का। तो t1 बराबर हो जाएगा t1 प्लस पे t2। तो 84 आवर में कन्वर्ट करोगे 60 इज इक्वल टू पे x+6 प्लस पे x+15। सॉल्व करते हैं, एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा कितना 30। तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस पे 2x, यहाँ पे क्या है 84/60। कंप्लीट करते हैं इसको, तो कंप्लीट करेंगे तो 7x मतलब x बराबर हो जाएगा 30 इंटू 84 डिवाइड बाई 60 इंटू 7। 30 30 30 60, 7 एकम 7, 12 7 84, 2 एकम 2, 2 6 12। तो x की वैल्यू आ गई 6। x क्या था डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना हो गया 6 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या है ए, 6 किलोमीटर का आंसर हो गया। थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा बड़े उसमें कर दिया है, जगह थोड़ी कम पड़ गई थी हमारे पास, तो समझ लीजिएगा क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा 39 क्वेश्चन। अ मैन, अ वुमेन, अ बॉय कैन कंप्लीट अ जॉब इन 2, 3 एंड 6 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब आदमी करता है 2 दिन में, एक औरत करती है 3 दिन में और एक बच्चा करता है 6 दिन में। हाउ मैनी बॉयज मस्ट असिस्ट 1 मैन एंड 1 वुमेन टू कंप्लीट द जॉब इन अ हाफ डे। आधे दिन में कंप्लीट करना है, आदमी एक ही है, औरत एक ही है, आपको बच्चे बताने हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो। सबसे पहले मैं लिखूंगा कि जो मैन है, एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, 1 मैन 1 डेज वर्क, 1/2 2 दिन में करता है। ऐसे ही 1 वुमेन 1 डेज वर्क क्या होगा 1/3। और ऐसे ही एक बच्चा, उसका एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/6। को डाउट नहीं। क्या बोला गया, आदमी और औरत मिलेंगे दोनों एक एक, तो एक आदमी और एक औरत अगर मैं जोड़ता हूं तो उनका काम कितना होगा 1 डे का, 1/2 प्लस में 1/3, आंसर आ जाएगा 1/5/6, ठीक। इन्होंने क्या बोला हाफ डे में करना है,
तो हाफ डे निकालना चाहूँगा तो 5/6 का आधा कर दूंगा, मतलब 5/12। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। मतलब 5/12 वर्क तो इन्होंने कर दिया। अब काम बचा कितना? पहली बात तो जो काम बचा वो है 1 माइनस 5/12, जिसको आप बोलोगे 7/12 का काम बचा हुआ है। अब प्रॉब्लम है कि एक बच्चा एक दिन में कितना करता है? 1/6। तो आधे दिन में हाफ डे वर्क बाय बॉय कितना होगा? 1/12। तो 7/12 टोटल वर्क है। एक बच्चा करता है 1/12 काम आधे दिन में, तो निकाल लेते हैं। 7/12 गुना पे 12/1, 12 से 12 कट गया, कितने बच्चे लगेंगे? 7 बच्चे लगेंगे, 7 बॉयज। तो इसका आंसर क्या है? 7। सी इसका आंसर हो गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छी तरीके से मैंने बता दिया आपको। इसको दोबारा समझिएगा और उसके बाद करिएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा 40वां क्वेश्चन। The radius of two right circular cylinders A and B are in the ratio 5:2 and their heights are in the ratio 7:5. What is the ratio of curved surface area of A and B? दो लंबवृत्तीय बेलन है जिनका A और B की त्रिज्या 5:2 है, उनकी ऊंचाई 7:5 है। A और B के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? चलिए, CSA1 अपॉन पे CSA2, कुछ यही है हमारे पास। फॉर्मूला क्या होता है? 2πr1h1 2πr2h2। 2π से 2π कट गया। R1 की जो वैल्यू है वो है मेरे पास 5, H की वैल्यू है 7, R2 की वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 5, 5 से 5 कट गया, कितना बचेगा? 7/2, मतलब क्या रेशियो आई? 7:2 उनका CSA का रेशियो होगा, तो इसका आंसर है बी। 7:2 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा इफ x plus x square plus 1 upon x square is equal to 23, x is greater than 0, then the value of x plus 1 upon x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दे दी, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान निकालना। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान निकालना है, तो हम इसी को लिखेंगे, इसका निकालेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस पे 2 इंटू एक्स इंटू पे 1 अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा। ये मुझे नहीं पता तो छोड़ दो, ऐसे ऐसे ही रखो। अभी तो इसकी वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, 23 इसकी वैल्यू है, प्लस में यहाँ बचा 2, ये हो गया 25। तो क्वेश्चन है, अगर मैं 25 इसका स्क्वायर है, ये है 5 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या वैल्यू बचेगी? x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी? हो जाएगी आपकी 5। तो इसका आंसर क्या है? सी, 5 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 निकालना है। पहली बात तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? देखिए, एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो अगर मुझे निकालना है 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 करूंगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसके बदले तो हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो अपने आप में ही फॉर्मूला है किस चीज का? cos स्क्वायर थीटा का, प्लस में 1। इनकी वैल्यू क्या होगी? देखो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, साइन साइन कट गया, माइनस 1 प्लस 1 क्या होता है? 0। तो इसका आंसर क्या आया? बी, 0 इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल, जो कि हमारा आउट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। निम्नलिखित संख्याओं में से एक शांत दशमलव है, शांत मतलब जो खत्म हो जाए, टर्मिनेट, तो कौन सा लग रहा है आपको? 1/2। 1/2 का क्या होता है? 0.5, यहाँ पॉइंट से खत्म हो गया। 3/7 खत्म ही नहीं होगा, आप करके देख लो। 7 को 3 से करोगे 0.0428, फिर 2 0 2 4 6 0 8 5 6 4 0, ऐसे करते रहोगे, खत्म ही नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। हमें कौन सा पता था? टर्मिनेटिंग। तो क्या आंसर है इसका? 1/2, सी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल, जो कि हमारा while shelling 5 meters of a cloth, profit made is equal to the cost price of 2 meter of that cloth. The profit percentage is। 5 मीटर कपड़ा को बेचते समय अर्जित लाभ उस कपड़े के 2 मीटर के लागत मूल्य के बराबर होता है। लाभ प्रतिशत निकालना है।
क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्या बोला कि जब मैंने 5 मीटर का एसपी बेचा, उसको सेलिंग प्राइस बेचा, तो मुझे कितने का हुआ? ये पड़ा 5 का सीपी प्लस में 2 का सीपी, इतना ही हुआ इसको प्रॉफिट। तो मैं कह सकता हूँ 5 का जो एसपी होगा वो 7 के सीपी के बराबर हो जाएगा। तो रेशियो निकालूंगा तो ये निकल जाएगा आपका 7/5। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। ठीक, एक चीज मैं और कह सकता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ एसपी बराबर मेरा हो जाएगा 7 CP बाई पे 5। ठीक है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस पे सीपी। एसपी की वैल्यू मैंने अभी निकाली है 7 CP अपॉन 5 माइनस पे सीपी। सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर आएगा 2 CP अपॉन पे 5। कोई डाउट नहीं है। प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, वो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। फॉर्मूला ये होता है ना, फॉर्मूला होना चाहिए। प्रॉफिट निकला 2 CP अपॉन 5 बट्टे पे सीपी इंटू पे 100। ठीक, 2 CP इंटू पे 1 अपॉन सीपी, सीपी से सीपी कट गया, इंटू में 100 है, 5 से काटोगे ये बचेगा 20, 22 जा 40। क्या आंसर आया? प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? 40, तो इसका आंसर क्या है? ए, 40% इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल जो कि हमारा द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रीमू एंड अलका इज 3:2 20 years ago विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस। रीमू और अलका की वर्तमान आयु दे रखी है 3:2। 20 वर्ष पहले निम्नलिखित में से कौन उनकी आयु का अनुपात नहीं हो सकता है? चलिए इसको बताता हूँ। सबसे पहले प्रेजेंट एज क्या है? रीमू की हो गई 3x और अलका की होगी 2x। 20 साल पहले माने 3x माइनस 20 और 2x माइनस 20। कौन उनकी रेशियो नहीं हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपको सारी वैल्यूज साथ में लेके चलनी पड़ेगी। जो वैल्यूज नहीं है मतलब वो आंसर हो गया। तो पहले मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने ले लिया 17/20 मैंने ले लिया पहले चेक करने के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20 या 60x माइनस 400 बराबर 34x माइनस में 340। 60x माइनस में 34x बराबर में माइनस 340 प्लस में 400। तो ये हो गया आपका 60 हो जाएगा तो बचेगा 26x और यहाँ बचेगा आपका 0, 10 में 4 जाएगा 6 और 60। तो x की वैल्यू 60/26 मतलब वैल्यू आ सकती है कुछ ना कुछ। ऐसे ही अगली कोई और ट्राई करोगे। अब मैं ट्राई करता हूँ 7:5। तो अगर मैं 7:5 ट्राई करता हूँ वैल्यू रख के तो वो क्या होगी? वो होगी 15x माइनस में 100 बराबर पे 114x माइनस में 140। 15x माइनस में 14x बराबर माइनस 140 प्लस में 100। तो x की वैल्यू होगी -40। माइनस हो ही नहीं सकती है तो इसका आंसर क्या है? सी। इसकी वैल्यू नहीं होगा तो इसका आंसर क्या हुआ? सी। ठीक है, यह हमारा सेक्शन सी मैथमेटिक्स खत्म होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेक्शन तरफ जो कि हमारा सेक्शन नंबर डी, जनरल इंटेलिजेंस। तो हमारा 46वां क्वेश्चन है। In a certain code language, chemist is written as begins. How will consult will be written? तो पहले मैं लिखता हूँ इनका कॉम्बिनेशन क्या बनता है केमिस्ट का। क्या बना रखा है इन्होंने? BIDNHTS। कॉम्बिनेशन बनाना है किसका? मुझे कंसल्ट का। चलो देखते हैं क्या बन रहा है। सी से पहले वाला बी, तो सी से पहले आ गया बी। फिर क्या है? GHI मतलब H के बाद का I, तो O के बाद क्या होगा? MNOP। E से पहले D, तो N से पहले M, M के बाद N, S के बाद T। मतलब एक पहले का, एक बाद का, एक पहले का, एक बाद का। तो मैच क्या कर रहा है? ये मैच कर रहा है। आगे जाने की जरूरत है? चेक करने के लिए जा सकते हो बाकी आपको आंसर मिल गया है। तो आंसर क्या है? डी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल जो कि हमारा चूज द ऑड वन आउट। विषम को चुनना है इनमें से। तो विषम क्या है? देखिए इसमें क्या है? डी के यू जेड एल पी यू बी एफ ओ एम वाई यू एक्स ई डब्ल्यू। सोचिए क्या हो सकता है। देखिए पहली बात, इसके अंदर कितने वॉवेल्स हैं? यू मतलब एक है। इसके अंदर कितने वॉवेल्स हैं? यू मतलब एक है। इसके अंदर ओ एक है। इसके अंदर वॉवेल्स कितने हैं? ई और यू दो। अलग क्या हुआ? डी। डी इसका अलग हुआ क्यों? क्योंकि डी में जो वॉवेल्स का नंबर है वो ज्यादा है। वॉवेल्स का क्या होता है आपके पास? ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल जो कि हमारा फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो सेलेक्ट द ऑड वर्ड दैट डजंट
बिलोंग द अदर 3 वर्ड्स। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विषम शब्द का चयन कीजिए जो अन्य 3 शब्दों से संबंधित नहीं है। ब्रेक, क्लच, व्हील, बस। बताइए। डी बस। क्यों? क्योंकि ब्रेक, क्लच, व्हील तो उसके पार्ट्स हैं बस के, तो इसका आंसर क्या हुआ? डी, बस इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल जो कि हमारा कुमार सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू कुमार। कुमार ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। लड़की कुमार से किस प्रकार संबंधित है? चलिए देखते हैं। लड़की मेरे माँ के पोते, मेरी माँ के पोते मतलब मेरे बेटे, मतलब कुमार के बेटे की कुमार सन्स वाइफ है वो, तो उसकी क्या हुई? बहू हुई, मतलब डॉटर इन लॉ। इसका आंसर क्या है? ए, डॉटर इन लॉ इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन जो कि हमारा अनुज रैंक्स 23rd फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास ऑफ 73 चिल्ड्रन, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम। अनुज 73 बच्चों की कक्षा में शीर्ष से 30वें स्थान पर है, नीचे से उसकी रैंक क्या होगी? नीचे से निकालनी है। तो अच्छा तरीका होता है इसको निकालने का आपका 73 में से 23 को माइनस करो और एक ऐड कर दो, तो आंसर क्या आएगा हमारा? इसका आंसर तो आएगा 50 प्लस पे 1 मतलब 50 फर्स्ट उसकी नीचे से रहेंगे। इसका आंसर क्या हुआ? डी, 51 इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा आर्मी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर खत्म होता है। कोई भी प्रॉब्लम आई हो, कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसको आपका आंसर मिल जाएगा। एक टेस्ट सीरीज हमने बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जाइए, टेस्ट दीजिए, फ्री में टेस्ट दीजिए। जो क्वेश्चन अभी आपने पढ़े हैं इन्हीं को हमने सफल करके एक टेस्ट सीरीज बनाई है, जिसको आपको 4 ऑप्शन तरीके से अपना आप आंसर करके चेक कर सकते हो, अपना स्कोर भी देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप करिए। आगे हम और भी प्रीवियस ईयर कराएंगे इसी तरीके के, तो उसके लिए जुड़े रहिए। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, आप सभी की रिटन एग्जाम अर्थात लिखित परीक्षा को और भी अच्छे तरीके से संपन्न करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्टडी एंड अपडेट्स आप सभी के लिए अध्ययन सामग्री लाया है, जो कि पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय सेना के मॉडल प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो कि हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है पीडीएफ के रूप में, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको ट्रेड्समैन, जीडी, टेक्निकल, क्लर्क एवं नर्सिंग सहायक के प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है, कुल 50 प्रैक्टिस सेट्स के लिए आपको 51 से लेकर 55 रुपीज के बीच चार्ज किया जाता है। इस पीडीएफ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इसमें आपको 50 मॉडल सेट मिलेंगे पीडीएफ के रूप में, जिसमें कि प्रत्येक मॉडल सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि आप नोट्स, ठीक है, अध्यायवार नोट्स चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल है, उनके पीडीएफ अवेलेबल हैं और उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आपको जीके, साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, इन सभी के नोट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं। आप लिंक के थ्रू जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। उचित मूल्य आपको पे करना पड़ेगा, मूल्य पे करेंगे, पीडीएफ आपके ईमेल पे आ जाती है, ठीक है। चलिए एक बार मैं उस स्टोर को दिखा देता हूं जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। तो देखिए ये स्टडी एंड अपडेट्स का स्टोर है पीडीएफ का, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको देख लीजिए भारतीय सेना में नर्सिंग, ठीक है, टेक्निकल, सभी के पीडीएफ अवेलेबल करा दिए गए हैं। आपको जिस भी टाइप का पीडीएफ चाहिए वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च करते ही आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। मूल्य आप पे कीजिएगा और याद रखें यहाँ पर जब पीडीएफ खरीदें तो अपनी ईमेल आईडी सही दें। यदि आप सही ईमेल आईडी दोगे तो फिर पीडीएफ के डाउनलोड के लिंक जो है वह आपके ईमेल आईडी पे आएगा और फिर आप आसानी से उस चीज को डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। और यदि कोई दिक्कत होती है तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो, हमारा नंबर जो है नीचे दिया गया है, आप देख सकते हो, ये रहा 7979946092। आप हमें व्हाट्सएप करोगे, कॉल अलाउड नहीं है, व्हाट्सएप करें या फिर आप studyandupdates@gmail.com इस पे कांटेक्ट करें। किसी प्रकार की दिक्कत होगी आपकी सुनवाई की जाएगी और आपको पूर्ण मदद किया जाएगा, ठीक है।